Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिनांक 29 जुलाई 2020 कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमारा पाठ चल रहा है रासायनिक बलगत की। इसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में जो पढ़ाए थे वहां तक आप देख लीजिए थोड़ा सा। पिछली कक्षा में आपको ये बताए थे कि माइनस dr/dt बराबर के a की पावर x और b की सांद्रता की पावर y। यहाँ में हम आपको बताए थे कि जैसे कि वही अभिक्रिया N1A प्लस N2B एरो प्रोडक्ट हो तो उस अभिक्रिया में यदि A की आगे N1 है और B के N2 है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी N1 N2 ये हम बता चुके थे पिछली कक्षा में। ये मान जो होते हैं यहाँ पे जो सांद्रता की जो घात होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रयोगों पर निर्भर करती है। वह यह आवश्यक नहीं कि जो वैल्यू यहाँ पर भी होगी वो यहाँ पर भी होगी, लेकिन ये यहाँ पे हो भी सकती है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो। कभी कभार ऐसा वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन हर कंडीशन पे वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो इसके लिए यही जान लीजिए कि जो यहाँ होगा वो जरूरी नहीं है कि यहाँ हो। वो मान जो होता है ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है, प्रयोग से कि क्या होगा कैसे होगा। तो यहां तक हम बता चुके हैं। तो इसमें हम आपको बताए थे कि जो के होता है, जो स्मॉल के हो, स्मॉल जो के छोटा के है, स्मॉल के, इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक। तीनों इसी को कहते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वेग स्थिरांक कहते हैं और क्या कहते हैं इसे, दर स्थिरांक या वेग गुणांक या विशिष्ट दर स्थिरांक, जो भी है सब यही है स्मॉल के। ठीक है, तो यहाँ तो आपको बताया गया था। अब एक चीज और आपको नोट करके थोड़ा लिखना होगा। जो ये स्मॉल के का जो मान है, स्मॉल के का जो मान, ये अभिक्रिया की प्रकृति और टेम्परेचर पे, अभिक्रिया की प्रकृति और टेम्परेचर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। और किस प्रकार डिपेंड करता है कि आप जानते हैं कि यदि हम अभिक्रिया का ताप बढ़ा देंगे, यदि किसी भी रिएक्शन का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उस अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। वो हम कहाँ पढ़ाए हैं आपको, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़ाए हैं। तो हम कहते हैं जब हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी जब अभिक्रिया का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, जब अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। तो जो स्मॉल के का जो मान है वो किस पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया की प्रकृति और किस पे डिपेंड करता है, तापक्रम पर डिपेंड करता है। ताप बढ़ाने पर के का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम इसे लिखवा दे रहे हैं, स्मॉल के का मान किस पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया की प्रकृति पर डिपेंड करता है और तापक्रम पर निर्भर करता है। स्मॉल के का मान अभिक्रिया की प्रकृति तथा तापक्रम पर निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर करता है, जब ताप बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी निश्चित अभिक्रिया हेतु ताप बढ़ाने पर के का मान, स्मॉल के का मान बढ़ जाता है।
नोट कर लीजिए इसी इतना। आप पढ़ेंगे मिसमाल के की इकाई। मात्रक या इकाई एक ही बात है। वेग स्थिरांक इस्तेमाल के का मात्रक या इकाई। इसका सूत्र होता है मोल प्रति लीटर की पावर वन माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? मोल प्रति लीटर की पावर वन माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। जहां पर इस सेकेंड पे आप इस चीज का ध्यान देना है कि जब समय सेकेंड में रहेगा तभी यहाँ पे सेकेंड इनवर्स रहेगा। यदि समय मिनट में रहेगा किसी अभिक्रिया का तो जो वेग स्थिरांक इस्तेमाल के का जो मात्रा है किस पे वो समय पे डिपेंड करता है कि समय यदि सेकेंड में दिया होगा तो यहाँ सेकेंड इनवर्स, मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स, यदि घंटे में दिया है तो घंटा इनवर्स। और जो स्मॉल एन है वो क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है वो हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक में। जहां स्मॉल एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। तो आप यहां से इस चीज को आप तो स्पष्ट हो गया होगा। इसे आप ब्लैक कलर से लिखेंगे ये लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक नंबर का प्रश्न पूछता है कि देखिए हम आप कैसे पूछता है एक नंबर का प्रश्न से समझ लीजिए। अभिक्रिया की कोटि, देखिए जो वेग स्थिरांक की मात्रा का किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया की कोटि पे। अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रा का वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि वेग स्थिरांक इस्तेमाल की जो इकाई होती है क्या अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है? तो आप बता सकते हैं जी बिल्कुल करती है। और एक चीज और पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई या वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो जब प्रथम कोटि की बात करेगा तो एन की जगह क्या रख देंगे? एक रख देंगे। शून्य कोटि की बात करेगा तो एन की जगह हम क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे, शून्य रख देंगे। द्वितीय कोटि की बात करेगा तो एन की जगह पे क्या रख देंगे? दो लिख देंगे। तो इसमें प्रश्न ये पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करिए? वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो जब पूछेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। एन की जगह में एक रख देंगे। द्वितीय कोटि के लिए पूछेगा तो एन की जगह में दो रख देंगे। यहां से क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया है यहाँ से। अब आगे देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता और इसे अणुसंख्यता भी कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता यहाँ की अगली हेडिंग है। और इसको समझना बहुत ही आसान है।
किसी भी रासायनिक परिवर्तन में जो भाग लेने वाले जो विकारकों की जो संख्या होती है कि रासायनिक परिवर्तन में जितने अणु जो है भाग लेते हैं वही उनकी क्या हो जाती है, आणविकता हो जाती है। जैसे यदि हम यहाँ पे बात करें, कोई अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक परिवर्तन होने के लिए कौन आवश्यक है, PCl5। जब ये होगा ही नहीं तो ये क्या होगा, ये बनेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए जो आवश्यक जो अणु होते हैं वह से क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। आवश्यक मतलब न्यूनतम अणु जो होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी आणविकता। जो अणुओं की न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया को स्टार्ट कर सके वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता। जैसे अभी हम बात करें यहाँ पे 2NH3, तो यहाँ पे इसकी आवृत्ता क्या जाएगी, 2। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो अब इसके आगे भी आपको पढ़ना है, तो थोड़ा इसकी परिभाषा लिखने से पहले अभिक्रिया के आणविकता देखिए, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में जो भाग लेने वाले जो अणु होते हैं उनकी जो न्यूनतम संख्या होती है उस न्यूनतम संख्या क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। लिख लीजिए इसे। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अभिक्रिया की आणविकता तक। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे कि किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जो न्यूनतम संख्या होती है अणुओं की वो क्या कहलाती है, उसकी अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगले वीडियो में इसे डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।